नमस्कार डियर स्टूडेंट। मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र गुर्जर और आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूं जो सीधे सीधे आपकी पढ़ाई से संबंधित तो नहीं है लेकिन कैरियर से संबंधित ज़रूर है। यानी कि मैं आपको आज कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, बल्कि आज तो पहली बात तो रक्षाबंधन है। आज तो आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और आज मैं आपसे कैरियर को लेकर के कुछ बातें बताने की कोशिश मैं आपको करूंगा जो मैंने रियलाइज़ की हैं और जो आपके काफ़ी काम आ सकती हैं। दोस्तों, आप सब ने महाभारत जरूर देखी होगी, क्योंकि इस देश में कोई भी बच्चा जो आज 22-25 साल का हो गया हो, ऐसा हो नहीं सकता कि वो महाभारत से अछूता रहा हो। या तो आपने पढ़ी है तो बहुत ही अच्छी बात है, या आपने एटलीस्ट टीवी पे सीरियल्स के फॉर्म में देखी है तो भी आप जरूर जानते होंगे कि महाभारत की मोटी मोटी कहानी क्या रही थी। तो जो सबक हम ले सकते हैं उस महाग्रंथ से, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मैं रिसेंटली कोई वीडियो देख रहा था तो मुझे बड़ा एकदम से क्लिक किया कि यार ये चीज़ जो एग्ज़ाम की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, और क्योंकि मैं नर्सिंग के बच्चों को तैयारी कराने के साथ जुड़ा हुआ हूं तो मुझे लगा कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। महाभारत का एक किस्सा आपने सुना होगा कि जो पांडव थे वो कौरवों से हार गए थे जुए में, और उनको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया गया था। अज्ञातवास की शर्त ये थी कि अगर 1 साल वो जब छुपके रह रहे होंगे अज्ञातवास में, उस वक्त अगर उनको किसी ने भी अगर पहचान लिया या उनकी पहचान हो गई किसी तरह से, तो फिर से उनको 12 साल तक के लिए फिर वनवास झेलना पड़ेगा। ये जब शर्त वो हार गए और जब अज्ञातवास में जाने लग गए, तो इससे इतना बड़ा सबक जो हमें मिलेगा, वो पहला सबक ये है कि समय के अनुसार बदल जाएं। अगर वो इस अहंकार में होते कि साहब हम तो राजा हैं, हमारे पास तो इतनी सारी दौलत शौहरत सब कुछ है और हम अब छुप करके कैसे रहेंगे, तो वो शर्त हार जाते। मगर उनको पता था कि ये समय जो मुश्किल है वो थोड़े दिन का है, 1 साल का समय अगर हमने ठीक से निकाल दिया तो हम अपने हक के लिए वापस जा सकते हैं, अपना हक वापस ले सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी कहावत है दोस्तों कि जब समय की आंधी उल्टी चल रही हो तो पीठ करके खड़े होने में ही समझदारी है। जब समय सही आएगा तब अपना जौहर दिखाएंगे। यानी कि अगर आपको लगता है समय अभी प्रतिकूल है तो धैर्य रखो कि ये जो समय है ये हमेशा नहीं रहेगा और ये समय निकल जाएगा, और जब आपका समय आएगा तब आपकी मेहनत और आपकी लगन का परिणाम आपको मिलेगा, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो जब बुरा वक्त हो, धैर्य कभी नहीं खोना है। दूसरा, इसी महाभारत में आपको याद होगा कि अभिमन्यु जो माँ के गर्भ में इतना बड़ा धनुर्धर बन चुका था, इतनी विद्याएं वो सीख चुका था कि वो जो चक्रव्यूह था उसमें घुसने की भी कला उसने माँ के गर्भ में ही सीख ली थी। मगर एक गलती जो अभिमन्यु ने की, वो क्या किया कि उसने अपने आप को अपडेटेड नहीं रखा, वो खुद को अपडेट नहीं किया। जो माँ के गर्भ में सीखा था उस ज्ञान को लेकर के वो वहीं सीमित रह गया। उसने चक्रव्यूह से निकलने की कला नहीं सीखी, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा धनुर्धर, इतना बड़ा योद्धा जिसका भविष्य इतना बुलंद होना चाहिए था, वो बेमौत अकाल मृत्यु मारा गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया। अब इसे हमें नर्सिंग की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या इससे सबक मिलता है दोस्तों? पिछले 5 साल के एग्जाम के पैटर्न को आप एनालाइज करो तो आपको ये पता चलेगा कि अब जो सवाल एम्स के एग्ज़ाम में या जो नॉरसेट के थ्रू जो एग्ज़ाम होता है उसमें उनका पैटर्न बदल चुका है। आपके एग्ज़ाम का लेवल बहुत हाई हो चुका है, तो आपको अब अपडेट करना पड़ेगा। आज से पहले या आज से 4-5 साल से पहले वेंटिलेटर से सवाल नहीं पूछे जाते थे, एबीजी से सवाल नहीं पूछे जा सकते, ईसीजी से भी सवाल इतने नहीं पूछे जाते थे।
मगर अब फंडामेंटल एमएसएन का दायरा बहुत बढ़ चुका है। तो अगर एग्ज़ाम का पैटर्न बदला है तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी के पैटर्न को बदलें, नहीं तो मेहनत के बाद भी आप अभिमन्यु वाला हश्र कर सकते हैं खुद का, कि बहुत कम मार्जिन से आप चूक सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो एक सबक, समय के साथ बदल जाएं, बुरे वक्त को जाने का इंतज़ार करें। एक बार अगर आप नाकामयाब हो गए हैं या पहली बार में आपको सफलता नहीं मिली है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अभी आपका समय ठीक नहीं है। पीठ करके खड़े हो जाओ, आंधी को निकल जाने दो। जब आपका समय आएगा तो आपकी सफलता इतनी होगी, शायद इतनी बेहतर होगी, जो आपने खुद शायद उम्मीद ना की हो। अपडेट रखना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्ज़ाम का पैटर्न है, वैसी तैयारी अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको सफल होने में बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। दूसरा सबक था, क्वांटिटी को नहीं, क्वालिटी को प्रायोरिटी दें। यानी कि आप सिर्फ नंबर्स यानी कि संख्याओं के पीछे ना भाग करके गुणवत्ता के पीछे भागो। मैं आप एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मैं हॉस्पिटल में भी काम करता हूँ, मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाता भी हूँ, बच्चे मिलने के लिए भी आते हैं और हर जगह स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन रहता है। तो वो कहते हैं कि सर तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है। मैंने कहा क्या मज़ा नहीं आ रहा है? तो बोलते हैं कि सर हमने ऑनलाइन कोई पैकेज ले रखा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो जो नॉलेज जिस लेवल की हमें चाहिए वो लेवल हमें नहीं मिल रहा है। तो मैं कहता हूँ कि फिर आपने ऐसा किया क्यों? तो उनका जवाब जो होता है वो बहुत हैरान कर देने वाला होता है कि सर मेरे साथ वाले बच्चों ने भी ऐसा ही किया था, या मैंने जब देखा उसके यूट्यूब चैनल पर तो 40,000 50,000 व्यूज़ मुझे लगे, तो मुझे लगा कि ये बहुत ही बढ़िया चीज़ होगी, तभी इतने लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। इसकी मिसाल महाभारत में कहाँ मिलती है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जब कृष्ण भगवान, हालांकि कृष्ण अर्जुन या पांडवों या कौरवों में से किसी का भी बुरा नहीं चाहते थे, जब उनके सारे प्रयास असफल हो गए, जब उनकी लाख कोशिशों के बाद भी ये तय हो गया कि अब युद्ध को टाला नहीं जा सकता, तो उन्होंने अर्जुन और दुर्योधन दोनों को ये ऑप्शन दिया कि एक तरफ तो मैं हूँ स्वयं और एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, जिसको अक्षुणी सेना कहा जाता था। अक्षुणी एक स्केल है, जैसे हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं ना, अक्षुणी का मतलब होता है जिसमें इतने हज़ार से ज़्यादा घुड़सवार, इतने हज़ार से ज़्यादा घोड़े होंगे, इतने हज़ार रथी होंगे, इतने हज़ार महारथी होंगे और कुल सैनिकों की संख्या 1 लाख से कुछ अधिक होती है। तो दुर्योधन जो था वो, क्योंकि उसके अंदर इतना विवेक उसका काम नहीं करता था, वो चीज़ों को एक लिमिट से ऊपर देख नहीं पाता था, या तो उसके अंदर अहंकार बहुत था या उसके अंदर अज्ञानता बहुत थी कि वो नहीं जानता था कि जो कृष्ण अकेला कर सकते हैं, अकेले स्वयं जो कर सकते हैं, वो 1 लाख या एक अक्षुणी सेना भी नहीं कर सकती है। तो उसने चुना था संख्या को कि साहब यहाँ भीड़ ज़्यादा है और ये तो अकेले हैं, ये क्या कर लेंगे। तो भीड़ के साथ में या भेड़ चाल में आप जरूरी नहीं है कि आप सही दिशा में चल रहे हों। ये रूल आपके लाइफ में भी लागू होता है। कोई भी डिसीजन, चाहे वो प्रिपरेशन करने का हो, चाहे वो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस बात को लेकर के हो, आप हमेशा अपने विवेक से खुद एनालिसिस करें कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह का एग्ज़ाम में पैटर्न है। अगर लाइव वीडियोस डाले जा रहे हैं, यानी कि वीडियो रिकॉर्ड करके वीडियो बेस्ड क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों पर अगर बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप वहाँ तैयारी करो जहाँ इन चीज़ों पर बहुत ज़ोर दिया जा रहा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको कि किसके पास में कितनी भीड़ है। मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं, मतलब उनमें से ज़्यादातर अब सेलेक्ट हो चुके हैं, हालांकि जो शायद 2 या उससे ज़्यादा बार कोचिंग कर चुके थे और उनकी जो क्लासेस थी उसमें भीड़ उस वक्त लॉकडाउन वगैरह कुछ नहीं हुआ था, तब 500 से लेकर के 1000, कभी कभी 1200 तक होती थी। तो 1200 की भीड़ होती थी, लेकिन जब दिल्ली एम्स का एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आया, तब जो उन बच्चों की हालत थी, वो हो सकता है आपने एग्ज़ाम दिया हो या आप खुद उस
परिस्थिति के भागीदार रहे हों कि साहब आपका रिजल्ट बहुत ख़राब रहा था, क्योंकि पूरे राजस्थान से बहुत कम सिलेक्शन हुए थे। तो एक चीज़ आप आज सीख लो कि गुणवत्ता और संख्या दोनों एक ही चीज़ कभी नहीं होते हैं। हो सकता है कोई गुणवत्ता वाला हो, उसके पास भी भीड़ हो सकती है, लेकिन सिर्फ भीड़ देख करके आप अगर ये अंदाज़ा लगाओ कि ये गुणवत्ता की कसौटी है, तो आप गलती कर रहे हैं बच्चों। क्वालिटी पर नहीं, क्वांटिटी पर फोकस करो, अपडेटेड रहो, समय के साथ अपने आप को बदल दो। एक आखिरी जो मैसेज मैं उन बच्चों को दे रहा हूँ, अब जो बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, देखो एक सबक और ले लो। कौन सा वाला? लालच और महत्वाकांक्षा का फ़र्क थोड़ा सा समझ जाओ बच्चों। महत्वाकांक्षी होना तो जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं खुद MBBS MD और अच्छे हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, और लेकिन फिर भी मुझे एम्बिशंस हैं कि यार मैं और आगे बढ़ूँ। हर किसी के पास ये होता है कि साहब मेरे पास जितना मेरे लिए ज़रूरी उतना पैसा भी हो, गाड़ी, घर, हर आदमी का एक सपना होता है। ये एम्बिशियस कि साहब मेरे एम्बिशंस हैं। महत्वाकांक्षा और लालच का फ़र्क ये है कि अगर आप अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी तरक्की के लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं, देन यू आर एम्बिशियस। लेकिन अगर आप खुद के आगे बढ़ने के लिए गलत रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हो, या किसी का अहित करके, किसी दूसरे का नुकसान करके अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, या अपने स्वार्थ के लिए इतना आगे बढ़ जाओ कि किसी दूसरे का नुकसान करने तक में आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको सोचने की ज़रूरत है बच्चों। इसका महाभारत से मैं एक आपको इंसिडेंस बताता हूँ। कौन सी घटना? देखो, दुर्योधन जो था वो अति महत्वाकांक्षी था, लेकिन वो इतना महत्वाकांक्षी हो गया था कि वो लालच की हद तक चला गया था। वो महत्वाकांक्षी था क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि वो सिर्फ हस्तिनापुर का ही नहीं, वरन इस धरती पर जितनी दूर तक नज़र जाती है, जहाँ तक जितने भी इस दुनिया में राज्य हैं, उन पर उसका अधिकार हो, और केवल वो एक क्षत्र राजा। ये उसकी महत्वाकांक्षा थी। मगर ये लालच में कब बदल गई? जब उसने अपने भाइयों को उनके अधिकार से बेदखल कर दिया, उनका अहित करके वो जब राजा बनना चाहा, उसने अपनी जब महत्वाकांक्षा को लालच में बदल दिया कि भले ही भाइयों का राज्य छीनना पड़े, भले ही भाइयों को उनके अधिकार से वंचित करना पड़े, तब उसने गलत रास्ता चुन लिया था, और उसका जो अंजाम हुआ वो सब आपके सामने है। ऐसा नहीं है कि वो बलशाली नहीं था, उसके पास कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म जैसे बलशाली गुरु भी थे, योद्धा थे, उसके बावजूद भी उसको हार का सामना देखना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसका रास्ता गलत था। हम इससे क्या सबक ले सकते हैं? मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जो बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं। देखो, आप सेलेक्ट हो गए हो, उसके बावजूद भी कुछ बच्चे, आई डोंट नो कि वो किस मेंटलिटी के तहत लगातार एग्ज़ाम पर एग्ज़ाम दिए जाते हैं, और फिर वो इवन सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं कि साहब मैंने 6ठा सिलेक्शन हुआ है, मेरा 8वां सिलेक्शन हुआ है, मेरा। लोगों ने मतलब 30-30, 32-32 तक ऐसा मैंने सुना है कि वो अपने सिलेक्शन की गाथाएं गाते हैं। तो मेरा एक ही सजेशन है उनसे कि भाई आप सेलेक्ट हो गए और आपने नौकरी ज्वाइन कर ली, या आपको नहीं करनी है तो आपने नहीं की। अगर आप बार बार एग्ज़ाम दिए जा रहे हो और उन लोगों की सीट्स को ख़राब कर रहे हो जिनको आपसे ज़्यादा उस सीट की ज़रूरत है। अगर आपको मान लो कोई पौंडीचेरी में है और वो दिल्ली या जोधपुर आना चाहता है, तो उसकी तैयारी जस्टिफाइड है कि साहब मैं अभी और मेहनत करूँगा, क्योंकि मुझे मेरे आसपास मुझे नौकरी करनी है, और मैं अपनी काबिलियत से अगर रैंक इम्प्रूव करता हूँ तो मैं उसको ऑप्ट कर लूँगा, वहाँ मैं चला जाऊँगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए, पता नहीं उनके दिमाग में क्या किस तरह से वो सोचते हैं, मुझे नहीं पता। जब आपके पास नौकरी है, जब आपका कोई प्लान नहीं है कुछ और बदलाव करने का, तो मेरी ये सलाह है बच्चों, आपने अच्छा पढ़ाई की, आपकी मेहनत सफल रही है, बहुत बधाइयाँ हैं आपको। लेकिन अब अपने आप को थोड़ा सा संतुष्ट कर लो। आपको अगर ग्रोथ करनी है तो जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ अपना काम का स्किल डेवलप करो, वहाँ आपका नाम करो, और वहाँ लोगों को, वहाँ अपनी छाप छोड़ो जहाँ आप काम करो। लेकिन उन बच्चों का जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको एक बार भी कहीं सिलेक्शन जिनका नहीं हुआ है,
उनके बारे में भी सोचो, वो आपके भाई हैं, जैसे कौरव और पांडव भाई थे, वो भी तैयारी कर रहे हैं, आपने भी तैयारी करी थी किस्मत से, या थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर ली आपने, या बहुत बार भाग्य का भी वो फ़र्क पड़ जाता है। आप अगर सेलेक्ट हो गए तो ये बिल्कुल नहीं सोचें कि अब आप एग्ज़ाम देते जाएंगे और बाकियों का क्या हो रहा है इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, उनके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। और आपने अगर अपना सिलेक्शन ले लिया है तो जयराम जी की, अब अपन लाइफ को आगे बढ़ाओ। अब ये सोचो कि सब सैलरी आ रही है टाइम से, कौन सी गाड़ी खरीदें, या गाड़ी भी ले ली है तो अब 5-7 साल की नौकरी भी हो गई है तो घर खरीदने के लिए अगर विचार कर रहे हो कहाँ खरीदें, उस बारे में आप लाइफ को आगे बढ़ने दो, उसी पर अटक के मत रहो। महत्वाकांक्षा को लालच में नहीं बदलने देना है। तो ये 3 सबक, आज रक्षाबंधन का दिन था, पूजा पाठ करी तो मेरा मन किया कि थोड़ी पढ़ाई के लिए वेंटिलेटर और ईसीजी तो रोज़ पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मुझे लगा था कि ये बातें मेरे जब मन में आई तो मैंने कहा आपसे शेयर की जाए। और आपको भी अगर ये बातें ठीक लगती हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ग्रुप्स में शेयर कर लो, सोशल मीडिया का ज़रिया है, किसी भी तरह से, ताकि हर बच्चे को जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी पता चल जाए कि भैया वक्त लगता है किसी भी काम में, धैर्य रखना पड़ता है। कोई भी आदमी आज तक, किसी का नाम ले दो आप, महात्मा गांधी को ले लो आप, आज की तारीख में अगर पैसे से तौलते तो अंबानी को ले लो आप, बिल गेट्स को ले लो आप, कोई भी आदमी जिसने दुनिया में नाम कमाया है या जिसने कामयाबी हासिल की है, उसने बिना मुश्किलों और मुसीबतों का सामना किए कोई कामयाबी हासिल नहीं की है। सबने बुरे दिन देखे हैं, सबको मुश्किलों को सामना करना पड़ा है, और फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो मुश्किलों से घबराए नहीं, वो कमज़ोर नहीं पड़े, वो टूटे नहीं, उन्होंने धीरज नहीं छोड़ा कि नहीं आज मुश्किल है, आज कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन मैं तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा इस चीज़ का जब तक मैं इसमें कामयाब नहीं हो जाता। तो क्योंकि सिर्फ ज्ञान की बातें हैं, बहुत ज़्यादा लंबा मैं वीडियो नहीं करूँगा। अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। किसी भी तरह की क्वेरी है तैयारी को लेकर के, लाइफ में समझ में नहीं, बिकॉज आई एम काउंसलर ऑल्सो, मैंने साइकेट्री भी पढ़ी है, साइकोलॉजी भी पढ़ी है, तो आई कैन हेल्प पीपल। जो बच्चा मेरे पास आ जाता है वो, उसकी मदद 100% होती है। आप अगर फिजिकली नहीं आ पाते, आप जयपुर में नहीं है या आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूंगा, ऑफिस के नंबर है, आप यू कैन कॉल, यू कैन व्हाट्सएप, किसी भी तरह से अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो हम आपकी मदद के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे। धन्यवाद अगेन, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। थैंक यू सो मच गाइस।